तो ड्रग्स के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारे पास नसेड्स एक तरीके का एक्शन दे रही है हमें, ठीक है, कि जैसे एनाल्जेसिक एक्शन, एंटीपायरेटिक एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एंटी प्लेटलेट एक्शन, वो किस तरीके से और कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, आपके पास सबसे पहला जो आपको एक्शन देखने को मिलता है वो कैसा एक्शन है हमारे पास है वो एनाल्जेसिक एक्शन। किस तरीके का एक्शन है पहला? एनाल्जेसिक मींस पेन को रिलीव कर रहा है। तो एनाल्जेसिक एक्शन बेसिकली किस तरीके से कर रहा है? बाय डिक्रीजिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाने की वजह से वहां पे पेन परसेप्शंस और पेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण दे गिव एन एंटी they give an analgesic action. They give an analgesic action. Mainly क्यों होता है? Because due to the decrease in the synthesis of prostaglandin, but they also inhibit the synthesis of TNF alpha, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड ऑल्सो दी इंटरल्यूकिन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी बता दूंगा, जिससे कि आपको एडीआर को आइडेंटिफाई करने में मदद हो जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके से आपकी बॉडी का ऑटोकॉइड है, और ऑटोकॉइड है तो मतलब कि अगर हम जीआईटी के बारे में बात करें तो जीआईटी में दैट विल इंक्रीज द म्यूकस सिक्रीशन। अगर नॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली जो प्रोस्टाग्लैंडिन जीआईटी में एक्शन देता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक्शन देता है, वो एक्शन होता है बाय फॉर द इंक्रीजिंग द म्यूकस प्रोडक्शन। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व रहता है? ई2, प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 इज इन्वॉल्व। तो इट इंक्रीजेस द म्यूकस प्रोडक्शन। क्या करेगा? म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिड सिक्रीशन कम हो जाएगा। एसिड सिक्रीशन कम होगा तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन ट्रीट होगी। क्या ट्रीट होगी? पेप्टिक अल्सर की कंडीशन यहाँ पे ट्रीट होगी। जैसे मीसोप्रोस्ट्रोल हो गया आपका, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिकली पेप्टिक अल्सर, PGE2 एंड PGE1। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इसका रिवर्स एक्शन क्या होगा? रिवर्स एक्शन क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम होगी तो म्यूकस की प्रोडक्शन क्या हो गई? कम, एंड इट विल इंक्रीज द एसिड सिक्रीशन। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैक्सिमम केसेस में जो नसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है आपके पास, दे कैन प्रोड्यूस पेप्टिक अल्सर, दे कैन इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो क्यों प्रोड्यूस करेगी? उसका रीजन आपके पास ये है, बिकॉज इट डिक्रीजेस द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाती है, उसके कारण क्या होगा कि आपके पास बेसिकली म्यूकस की प्रोडक्शन कम और एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। जब ये चीज होगी तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है, एक मार्क्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नसेड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया एंटी पायरेटिक एक्शन। ठीक है, एंटी पायरेटिक एक्शन। एंटी पायरेटिक एक्शन का मतलब दैट विल इट डिक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली क्या करेगा? डिक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर। बट कैसे? बेसिकली फीवर किस वजह से हो रहा है? फीवर हो रहा है अगर हम बात करें किसी भी पायरोजन की वजह से। ठीक है, किसी भी पायरोजन की वजह से। ठीक है, पायरोजन्स दीज आर द माइक्रोब्स और द एक्सोजेनस सब्सटेंसेस which can cause fever in your body, it is also produced with the help of interleukins की मदद से भी होता है, and TNFs means tumor necrosis factor, TNF alpha, they are responsible for the एंटीपायरेटिक एक्शन। और इन सब की इनिबिशन करेगा या फिर इन सब की सिंथेसिस को इनिबिट करेगी आपकी नसेड्स। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में बात करें, मान लो पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल किसी ने ऐसे ही ले ली, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट या किसी भी तरीके का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा ऑन अ सर्टेन यूज। मतलब नॉर्मली ले ली है अगर इंडिविजुअल ने तो इट्स ओके, नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन के बारे में, किसके बारे में? एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लामेशन एक्शन इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी डिक्रीज इन द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। मेजर जो है आपके पास वो पीजी सिंथेसिस की डिक्रीज के कारण ही आपके पास जो मेजर एक्शंस है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज की नसेड्स ऑल्सो इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिसकी वजह से दे प्रोड्यूस एन एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन, दे हैव एन एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अगर हम बारे में बात करें तो नसेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेशन ऑफ लेबर, दे आर ऑल्सो यूज इन द रिटार्डेशन ऑफ लेबर, लेबर की रिटार्डेशन करने में भी ये मदद करता है और द डिले ऑफ द लेबर। नेक्स्ट अगर जीआईटी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दी है कि जीआईटी में एक तरीके का पेप्टिक अल्सर एक्शन प्रोड्यूस हो सकता है एंड इट आल्सो कैन प्रोड्यूस एन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। अगर हम नसेड्स के बारे में बात करें, दे कैन आल्सो यूज एन एनाफिलैक्टिक एनाफिलैक्टिक एक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द मैकेनिज्म एंड द टाइप ऑफ एक्शन द नसेड्स आर गिविंग टू यू। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जैसे कुछ कुछ ड्रग्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास आ जाती है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक तरीके से आपकी सैलिसिलेट ड्रग है। किस तरीके की ड्रग है? इट इज एन सैलिसिलेट ड्रग, सैलिसिलेट ड्रग है। एंड अगर हम इसको केमिकली बोले, इट इज कॉल्ड एज, केमिकली इसे हम बोलते हैं ऐसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगर बॉडी में बेसिकली इसका मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी में इट गोज इन द मेटाबॉलिज्म एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। इट कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सरेशन, हाँ जी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। इट इज अ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, किस तरीके की है? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर मींस इट कैन इनहिबिट आइदर कॉक्स 1, कॉक्स 2 या कॉक्स 3, किसी की भी इनहिबिशन आपके पास एस्पिरिन कर सकती है। इट ऑल्सो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके पास एस्पिरिन है, इट ऑल्सो इनहिबिट्स द थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस एंजाइम, इट ऑल्सो इनहिबिट्स द थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस, जिसके कारण थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस की इनहिबिशन करेगी, ड्यू टू विच इट ऑल्सो इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन TXA2। देखिए डायरेक्टली, अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस की इनहिबिशन कर रही है, लेकिन अगर हम टेक्निकली सोचें, यहाँ पे जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन्स है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसाइज फ्रॉम दी प्रोस्टाग्लैंडिन ओनली, ठीक है। किससे सिंथेसाइज हो रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन से ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, PGH2 से सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन की बेसिकली अगर कॉक्स को इनहिबिट कर दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा, और कम बनेगा थ्रोम्बोक्सिन का भी एक तरीके से एक्टिविटी कम हो जाएगी, थ्रोम्बोक्सिन की भी सिंथेसिस रुक जाएगी। तो और बेसिकली एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। इसका जो ये थ्रोम्बोक्सिन वाला एक्शन, थ्रोम्बोक्सिन वाली एक्टिविटी या थ्रोम्बोक्सिन वाला जो मैंने पॉइंट बोला, उसके कारण आपके पास किस किस तरीके का प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर आउट हो गया होगा। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पेप्टिक अल्सर के केस में, अस्थमा के केस में हम कॉन्ट्राइंडिकेशन, एस्पिरिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। नॉट यूज ऑफ एस्पिरिन, नॉट यूज्ड इन, इट इज नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है, क्योंकि पहले ही पेप्टिक अल्सर हो रहा है, वहाँ एसिड सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में हो रही है, और अगर आप एस्पिरिन दे दोगे तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को वैसे ही इनहिबिट कर देगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो आपके पास फिर से म्यूकस की प्रोडक्शन कम और एसिड की सिक्रेशन बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड ऑल्सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स के केस में भी हम एस्पिरिन को नहीं देते हैं, किसके केस में? अस्थमा के केस में भी नहीं देते। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ लिवर डिजीजेस और लिवर डैमेज, लिवर डिजीज में भी नहीं देते, बिकॉज इट इज एन हेपाटोटॉक्सिक ड्रग, बहुत ही हेपाटोटॉक्सिक कर सकती है। हेपैटिक नेक्रोसिस इज रिपोर्टेड, मीन्स कि यहाँ पे जो हेपैटिक सेल्स है, लिवर के सेल्स हैं, उनको परमानेंटली डैमेज कर सकती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई G6PD डेफिशिएंट पेशेंट है, इन केस ऑफ G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंट पेशेंट, ऐसा कोई इंडिविजुअल, तो उस केस में भी हम इस एस्पिरिन को नहीं देते, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस हेमोलाइसिस, इट कैन प्रोड्यूस
हेमोलाइसिस। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो गई है, आई होप आपको क्लियर आउट हो गई होगी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको क्लियर आउट हो गई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम और ड्रग्स के बारे में बात करें तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला था, जो प्रीवियस स्लाइड में भी यहाँ पे लिखा गया है कि मैक्सिमम नसेड्स कॉजेज पेप्टिक अल्सर। मैक्सिमम नसेड्स पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस करती है, बट बट वी हैव टू ड्रग्स। हमारे पास दो ऐसी ड्रग्स है जो कि पेप्टिक अल्सर को नहीं कॉज करती, एसिड सिक्रेशन को नहीं कॉज करती, एंड देज आर कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, बेसिकली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। कौन कौन सी हो जाती है ये आपके पास? सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टिव कॉक्स 2 वो ड्रग्स होगी जिनके पीछे कॉक्स इब लगा होगा। क्या लगा होगा? कॉक्स इब लगा होगा। ठीक है, कौन सी है? कॉक्सिब वाली। तो कॉक्सिब में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है यहाँ, जो कि है आपके पास, एक है रोफेकॉक्सिब। कौन सी है? बेसिकली रोफेकॉक्सिब। एंड नेक्स्ट इज दी सेलेकॉक्सिब। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, दे आर गैस्ट्रिक सेफ, मींस दे हैव नो एक्शन ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर का एक्शन नहीं देती। दे आर गैस्ट्रिक सेफ ड्रग्स। तो अगर कोई इंडिविजुअल है हु इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर एंड उस केस में अगर आपने उसको कोई पेन किलर देनी है तो यू कैन गिव, और आपको कोई एनाल्जेसिक ड्रग देनी है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देनी है, यू कैन गिव रोफेकॉक्सिब और सेलेकॉक्सिब। यहाँ तक कि जो रोफेकॉक्सिब थी, इट वाज बैंड, इट इज बैंड, आई होप, यस, रोफेकॉक्सिब इज बैंड ड्यू टू इट्स मायोकार्डियल एक्शन। ठीक है, रोफेकॉक्सिब बैन हो चुकी है बिकॉज ये प्रोड्यूसेस द रिस्क ऑफ, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, बेसिकली आपके एक तरीके से हार्ट पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। अदर ड्रग्स के कॉक्स 2 से रिलेटेड तो हमने चीजें यहाँ पे क्लियर आउट कर ली है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है, जैसे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास जैसे आइब्यूप्रोफेन, फ्लूबिप्रोफेन, केटोप्रोफेन और नेफ्रोक्सिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोफेन क्लास में कीटोप्रोफेन के बारे में बात करना चाहूंगा। कीटोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन एक लौती ऐसी आपके पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कि लॉक्स एंजाइम को भी इनहिबिट कर सकती है, मींस ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन इनहिबिट द लॉक्स एंजाइम, तो वो आप वहां पे आपके पास आ जाएगी कीटोप्रोफेन। कौन सी ड्रग आ जाएगी आपके पास? कीटोप्रोफेन। अगर यहाँ पे हम आइब्यूप्रोफेन के बारे में बात करें, आइब्यूप्रोफेन अभी तक की ऐसी एक ड्रग है जो कि आप बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि देखिए आइब्यूप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है। प्रोपेनोइक एसिड कैसे? प्रो लगा हुआ है यहाँ पे, प्रोपेनोइक, प्रोपे। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को हम दे सकते हैं आइब्यूप्रोफेन ड्रग। कुछ ड्रग्स है, तीन चार ऐसी ड्रग्स है जो कि ऐसी नशेड्स है जो कि हम बच्चों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और मैं बोलना चाहूंगा, नेप्रोक्सिन। ठीक है, जितनी भी आपके पास प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है सब में प्रो देखने को मिलता है आपको। नेप्रोक्सिन is highly recommended in case of gout or arthritis. It is the case where uric acid is generated or it is deposited in the joints and individual को stiffness होती है joints में and they have a severe inflammation as well as pain in their joints. तो naproxen it is used, highly used in case of which गाउट एंड अर्थराइटिस। गाउट और अर्थराइटिस में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव की। ठीक है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास है पिरोक्सिकैम। ठीक है, कौन सी है? पिरोक्सिकैम। पिरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम इसी का एक कॉन्जुरेंट है, पिरोक्सिकैम। ठीक है, इसी का एक कॉन्जुरेंट है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन के केस में, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया या फिर गाउट हो गया, ऐसे केसेस में अगर लॉन्ग टर्म में यूज करना है आपने, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज करनी है आपने, ठीक है, इंडिविजुअल को अगर बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन आ चुकी है तो उस केस में हम पिरोक्सिकैम देते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म गाउट और अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। वी कैन गिव विच ड्रग, वी कैन गिव पिरोक्सिकैम। टिनॉक्सिकैम इसी का एक कॉन्जुरेंट है और साथ के साथ इसकी जो टी हाफ है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। टी हाफ अराउंड, जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है इसके अराउंड 2 days की रहती है, इसलिए वी कैन गिव पिरोक्सिकैम इन केस ऑफ एक्यूट
कंडीशंस, ठीक है, सॉरी, इन केस ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस, अगर इंडिविजुअल को क्रॉनिक अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन आ चुकी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास अब रह जाती है, हमने नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव और एक हमारे पास प्रेफरेंशियल कॉक्स आ जाती है जो कि कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है, लेकिन दे आल्सो हैव एन एक्शन ऑफ एट कॉक्स 1, तो उन्हें हम प्रेफरेंशियल बोलते हैं, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स। तो प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स में कुछ ड्रग्स आ जाती है। सबसे पहले है हमारे पास निमेसुलाइड। निमेसुलाइड एक वीक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बहुत ही कम तरीके से इनहिबिट करता है। दीज ऑल हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। दे हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्लस दे हैव एन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। किस तरीके की एक्टिविटी है? एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होती है। साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, दे ऑल्सो इनहिबिट द एक्टिविटीज इन द कार्टिलेज, जो भी कार्टिलेज में आपके पास एक्टिविटी है, दे ऑल्सो इनहिबिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्लोफेनाक की, तो डिक्लोफेनाक दे आर यूज्ड विद द आयंस सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। डिक्लोफेनाक इज हाईली रिकमेंडेड इन केस ऑफ अर्थराइटिस, अगर एक्यूट अर्थराइटिस है, ठीक है। एक्यूट अर्थराइटिस या एक्यूट जॉइंट पेन के केस में हम डिक्लोफेनाक सोडियम और डिक्लोफेनाक पोटेशियम दे देते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मिलॉक्सिकैम एक बहुत ही न्यूअर ड्रग है। मिलॉक्सिकैम बहुत ही एक न्यूअर ड्रग है जिसका कॉक्स 1 और कॉक्स 2 और कॉक्स 1 पे भी एक्शन रहता है। पिरोक्सिकैम की कॉन्जरर रहती है ये पिरोक्सिकैम की। देखिए पिरोक्सिकैम जो है वो नॉन सिलेक्टिव था, लेकिन ये प्रेफरेंशियल में आ जाता है आपके पास मिलॉक्सिकैम। देखिए नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि 1 2 3 तीनों पे एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। 1 2 और 3 तीनों पे एक्शन देखने को मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ योर फ्लो चार्ट उसके दौरान मैंने आपको बताया था। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, आई नो, बट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो हमें इसे ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास बेसिकली तीन क्लासिफिकेशंस आ गई थी, नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एंड प्रेफरेंशियल। अब हमारे पास ऐसी ड्रग्स है जिनकी अनाल्जेसिक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, गुड अनाल्जेसिक एक्टिविटी, ठीक है। अनाल्जेसिक प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, प्लस दे हैव अ गुड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, गुड एंटी पायरेटिक एक्टिविटी, प्लस लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव अ वेरी बैड एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। अभी तक हमने जो भी पढ़ी एस्पिरिन सारी जितनी भी, इन सबका जो एक्शन था ना, एक तरीके से मैं बोलूंगा कि इन्फ्लामेशन का भी अच्छा था, पायरेटिक का भी एक्शन अच्छा था, एनाल्जेसिक का भी एक्शन था, थ्रोम्बोटिक एक्शन भी अच्छा था। लेकिन अब कुछ ऐसी ड्रग आ जाती है जिनका जो एक्शन है ना, वो अनाल्जेसिक अच्छा है, पायरेटिक अच्छा है, मतलब फीवर में दे सकते हो, पेन में दे सकते हो, लेकिन इन्फ्लामेशन के केस में ये नहीं दी जाएगी क्योंकि इनकी जो इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही बुरी है। सबसे पहली आ जाती है हम सबकी प्यारी राज दुलारी, जिसका नाम है पीसीएम, पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल सबसे पहले पैरासिटामोल से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर आउट कर लेते हैं यहाँ पे। पैरासिटामोल कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है। इसलिए बिकॉज देखिए कॉक्स 3 रिस्पॉन्सिबल है पेन परसेप्शन के लिए, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉक्स 3 रिस्पॉन्सिबल है पेन परसेप्शन के लिए। और बेसिकली जो एंजाइम जो कॉक्स 3 को इनहिबिट कर सकती है वो है आपके पास पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल सेफेस्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो नॉर्मल इंडिविजुअल को देनी है, सेफेस्ट ड्रग है या सेफेस्ट नसेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो आपके पास पैरासिटामोल है, इट डज नॉट पोजेस एनी एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी, नो एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी, किसी भी तरीके की इंफ्लामेशन में ये मदद नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कि पैरासिटामोल ओरली भी दिया जा सकता है, पेरेंटल रूट से भी दिया जा सकता है और चिल्ड्रंस को भी दिया जा सकता है, यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के केस में हमने अभी तक 2 ड्रग्स पढ़ ली है, आइब्यूप्रोफेन एंड पैरासिटामोल। याद रखना लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। चिल्ड्रंस के केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बारे में बात करूं यहाँ पे, पैरासिटामोल इज हाईली 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 हेपाटोटॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। हेपाटोटॉक्सिसिटी दे सकती है, ये बहुत ही लिवर सेल्स को डैमेज कर सकती है, और लिवर सेल्स डैमेज तो परमानेंट लिवर डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो रहता है यहाँ पे आपके पास पैरासिटामोल का, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय सल्फेट और ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, सल्फेट और ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके एडीआर से रिलेटेड रहता है, वो है पैरासिटामोल की हेपेटोटॉक्सिसिटी। पैरासिटामोल जब आपने एडमिनिस्टर करी तो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है NaBQI में, एन एसिटाइल बेंजो, एन एसिटाइल बेंजो क्यूनो, बेंजो क्यूनो इमाइन, बेंजोक्विनोएमाइन, जो कि एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट है। इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है बाय गोइंग टू दिस सल्फेट एंड ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। लेकिन लेकिन अगर अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे इसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाती है, तो क्या होगा? ना होने की वजह से ये आपकी लिवर में आ जाती है, लिवर में ही रह जाती है। लिवर में रह के ये लिवर सेल्स में हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी, जिससे परमानेंट लिवर डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, वी हैव एन एंटीडोट फॉर इट। अगर पीसीएम की पॉइजनिंग हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा जाता है। पीसीएम की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो हम यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन। वी यूज एन एसिटाइल सिस्टीन विच एक्ट एज एन एंटीडोट फॉर व्हाट? इट एक्ट्स एज एन एंटीडोट फॉर the PCM poisoning। और एक important point, PCM is also used during the प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर आउट हो गए हो, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए हैं हमारे पास। कुछ और ड्रग्स हैं जिनका एक्शन यहाँ पे इस तरीके से है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कम देती है, और उनमें दो ही ड्रग्स आपकी और आ जाती है जो कि रहती है आपके पास। बेसिकली दो ड्रग्स ऐसी है हो जाती है हमारे पास जिनका एक्शन जो है थ्रोम्बोटिक सॉरी एनाल्जेसिक एक्शन अच्छा है, पैरेटिक एक्शन अच्छा है, लेकिन जो उनका इन्फ्लामेटरी एक्शन है वो बहुत ही बुरा है। जिसमें आ जाती है आपके पास एक डायपायरोन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है डायपायरोन, और निफोपैम। डायपायरोन और निफोपैम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी यहाँ पे जिनका एक तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कम था, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने नसेट से क्लियर आउट कर लिए। अब वीडियो को खत्म करने से पहले पूरे चैप्टर में से देख लेते, पूरे टॉपिक में से देख लेते कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें निकल के आ रहे हैं। तो चलो, सबसे पहला, NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drug है that are used in the case of pain and they are used in case of thrombotic action या फिर फीवर के केस में यूज की जाती है। ठीक है, तो पेन फीवर में हम यूज करते हैं नसेट्स को। देज आर नॉन नार्कोटिक इन नेचर। कैसी है? नॉन नार्कोटिक नेचर की रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में क्लियर आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली अर्थराइटिस के केस में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज होती है। गाउट या फिर अर्थराइटिस के केस में कौन सी नसेट्स को यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज पैरासिटामोल, वी कैन यूज कीटैरोफिलैक, वी कैन यूज पैरासिटामोल। पैरासिटामोल यूज की जाती है, डिक्लोफेनाक यूज की जाती है, एंड नीमेसोलाइड और कीटैरोलैक भी यूज की जाती है इन केस ऑफ गाउट और अर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम पैरासिटामोल या डिक्लोफेनाक का यूज करते हैं। सारी जो आपके पास नसेड्स है दे हैव एन एक्शन, एक तरीके का, किस तरीके का एक्शन दे रही है? पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस कर सकती है। तो पेप्टिक अल्सर कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो पेप्टिक अल्सर नहीं प्रोड्यूस कर सकती है? वो है रोफेकॉक्सिब। कौन कौन सी है? रोफेकॉक्सिब एंड सेलेकॉक्सिब। कौन कौन सी है? सेलेकॉक्सिब। ठीक है, सेलेकॉक्सिब। और बेसिकली ये नो पेप्टिक अल्सर, दे डू नॉट प्रोड्यूस पेप्टिक अल्सर। तो अगर कोई इंडिविजुअल है उसे पेन हो रही है और पेप्टिक अल्सर भी उसे, तो आप ये ड्रग्स दे दो। लेकिन इस केस में रोफेकॉक्सिब बैन है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्लियर आउट हो गई। गाउट अर्थराइटिस के साथ साथ और इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जैसे कि एस्पिरिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो गाउट के केस में दी जाती है। एंडोमेथासिन भी गाउट के केस में दे सकते हैं। कौन से केस में? एंडोमेथासिन। एंड ऑल्सो वी कैन गिव नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन एक तरीके की ऐसी ड्रग है जो इन्फ्लामेशन में भी इसका एक रोल रहता है। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट आ गया है, और क्योंकि जो जितनी भी आपकी नसेट्स है दे आर और एस्पिरिन दे आर नॉट गिवन इन केस ऑफ अस्थमा,
और पेप्टिक अल्सर, तो उन केसेस में हम क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव निमेसोलाइड एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। हम कौन सी ड्रग देंगे, निमेसोलाइड, बिकॉज दे हैव एन कॉक्स 2 एक्टिविटी हाई रहती है यहाँ पे, तो निमेसोलाइड या फिर कॉक्स 2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ अस्थमा। प्रेगनेंसी के केस में कौन सी सेफेस्ट ड्रग है, प्रेगनेंसी के केस में हमारे पास सबसे सेफेस्ट ड्रग रहती है, वो रहती है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल इज सेफेस्ट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में, तो हमारे पास ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है, तो कीटोप्रोफेन, ठीक है, कीटोप्रोफेन एक ऐसी ड्रग है जो कि लॉक्स को भी इनहिबिट कर सकती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बारे में बात करें, ऐसी कौन सी ड्रग है जो ऑक्यूलर इन्फ्लामेशन में दे सकते हैं या फिर ऑक्यूलर पेन या इन्फ्लामेशन में दे सकते हैं, वो है फ्लूबीप्रोफेन। कौन सी है, फ्लूबीप्रोफेन। ये एक प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर आउट हो गया है। पैरासिटामोल की पॉइजनिंग में हम कौन सा यूज करते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन इज यूज्ड इन केस ऑफ पीसीएम पॉइजनिंग। इट इज द एंटीडोट फॉर द पीसीएम पॉइजनिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे चिल्ड्रंस को, ठीक है, पीडियाट्रिक पेशेंट चिल्ड्रंस को कौन कौन सी नसेट्स दे सकते हैं हम, बेसिकली पैरासिटामोल, आइब्यूप्रोफेन, और नेप्रोक्सेन, ठीक है। ये तीन एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि हम किन्हें दे सकते हैं, वी कैन गिव टू दीज टू दी चिल्ड्रंस को या पीडियाट्रिक पेशेंट्स को, ये हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे नसेट से हमने ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट वी हैव क्लियर आउट हियर। सो आई होप थोड़ी वीडियो लंबी भी हो चुकी है और इंटरेस्टिंग भी हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्लियर आउट हो गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट points and everything you have covered out here. Thank you so much for watching. Till then, keep learning and keep preparing for your exam.